सभी को पुनः एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। अपन कल राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की कृषि में अपन ने कल का टॉपिक ख़त्म किया था, कृषि जलवायु प्रदेश। कल इसके वर्गीकरण की बेसिक बात कर ली थी अपन ने। अब कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं और कृषि जलवायु प्रदेशों को किन किन जिलों के आधार पर बांटा गया है। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में अपन ने कल वर्गीकरण किया था 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 ABC, 2 AB, 3 AB, 4 AB एंड लास्ट था 5। 5 में कोई ऐसा नंबर नहीं दिया गया था। अब एक एक की बात करेंगे। 1A, 1B और 1C, ये तीनों का संबंध किससे है, तीनों का क्या नाम दिया गया है और तीनों में कौन कौन से जिले आते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे पहले बात करें 1A की, तो 1A कहीं कहीं मरुस्थल से संबंधित है और इस मरुस्थल के 3 भाग किए, 1A, 1B, 1C। तो तीनों को क्या नाम दिया गया समझे। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यह पहला 1A से संबंधित है। दूसरे की बात करें 1B, तो ये मरुस्थल में ही है लेकिन कैसा है, सिंचित। तो इसको नाम दे दिया गया सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बिल्कुल मरुस्थलीय मैदान है वहाँ पे, इसलिए आपको मैदान वो दक्षिण वाला याद नहीं रखना है। और 1C की बात करें तो यह है अति शुष्क, बहुत शुष्क है वहाँ पे। अति शुष्क तो है लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से सिंचाई के साधन उपलब्ध है, इसलिए इसको बोला गया है आंशिक सिंचित क्षेत्र। अब यहाँ 3 वर्गीकरण किए मैंने, 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 का संबंध है वह मरुस्थल से ही है। सबसे पहला आएगा शुष्क मैदानी क्षेत्र। तो शुष्क मैदानी क्षेत्र 2 जिलों में स्थित है, एक है बाड़मेर और बाड़मेर के साथ दूसरा आता है जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर में शुष्क मैदानी क्षेत्र है। सिंचित की बात करें तो राजस्थान में जो मरुस्थलीय भाग है उसमें सिंचित यानी कि सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिलों में होती है। तो डेफिनेटली इतना नाम याद आते ही आप लिख देंगे 2 जिले, गंगानगर, और गंगानगर के साथ दूसरा आता है हनुमानगढ़। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जिले हैं वह 1B में शामिल है, कौन से 1A में शामिल है। तो 1A में बाड़मेर और जोधपुर का भाग, 1B में गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग, और 1C में जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर के बाद आता है बीकानेर और बीकानेर के बाद तीसरा जिला आता है चूरू। तो ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। तो 1A, 1B और 1C, ये तीनों ही वर्गीकरण है वो मरुस्थल से संबंधित है। कल अपन ने पढ़ा था, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा वर्गीकरण है उसको कोड दिया गया है 2A और दूसरा हो गया 2B। 2A और 2B दोनों का ही संबंध किससे है। तो दोनों का संबंध है, कल पढ़ा था अपन ने, अंतः प्रवाह के क्षेत्र से। ये दोनों ही अंतः प्रवाह के क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन कौन से भागों के कौन कौन से नाम दिए गए हैं तो उसकी बात करेंगे। अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, 1A का नाम है अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, जलोत्सरण क्षेत्र नाम दिया गया है। और अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंतः प्रवाह का क्षेत्र है वो कौन से विभाग में है, शेखावटी क्षेत्र में। तो पूरा शेखावटी क्षेत्र है वह कहीं कहीं 2A में आएगा और इसको बोला जाता है अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र। और 2B में आएगा लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। अब लूणी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र पूरा के पूरा आपको याद नहीं रखना है,
यह 3 जिलों से ही संबंधित है और ये 3 जिले हैं जालोर, जालोर के बाद है पाली और पाली के बाद तीसरे नंबर पर आता है सिरोही। फिर समझ लें, ये 3 भाग है वो मरुस्थल से संबंधित है और सेकंड ए और सेकंड बी भाग है वो कहीं न कहीं अंतःप्रवाह के क्षेत्र से संबंधित है। 1A 1B 1C 2A और 2B इसका संबंध अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करें अपन तो तीसरे नंबर पे आता है थर्ड ए और थर्ड ए के साथ आता है थर्ड बी। कहीं न कहीं ये भी पढ़ा था अपन ने, तीसरा कोड दिया गया है, इसका मतलब पूर्वी मैदान है। अब पूर्वी मैदान के 2 नाम दिए गए हैं, एक नाम दिया गया है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन से जिले आएंगे? 3 जिले हैं, जयपुर, अजमेर और टोंक। जयपुर, जयपुर के बाद दूसरा आएगा अजमेर और अजमेर के बाद तीसरा आएगा टोंक। जयपुर, अजमेर और टोंक। 3B की बात करें अपन तो 3B में आएगा बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब बाढ़ संभावित में वही राजस्थान का एकीकरण पढ़े होंगे आप, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसके साथ एक जिला और जोड़ देंगे अपन, सवाई माधोपुर। तो ये 5 जिले हैं वह 3B की श्रेणी में आएंगे, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो 3A और 3B समाप्त। इसके बाद अगली बात करें वो आएगा 4A और 4B, 4A और 4B। इसका नाम भी आपको बताया था, 4A और 4B, इसका संबंध कहीं न कहीं अरावली या दक्षिण भाग से है। 4A की श्रेणी में आएगा आर्द्र दक्षिणी अरावली, जो अरावली है उसका दक्षिणी भाग, आर्द्र दक्षिणी अरावली। और जब आर्द्र दक्षिणी अरावली की बात करें तो 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद राजसमंद, तीनों क्रमानुसार जिले एक दूसरे से लगे हुए हैं, और राजसमंद के बाद आएगा सिरोही। तो ये आएंगे आर्द्र दक्षिणी अरावली में। और 4B है वह आर्द्र दक्षिणी अरावली का मैदानी क्षेत्र। तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। पहले पूर्वी मैदानी क्षेत्र था, यह दक्षिणी है। और इसमें 2 जिले आएंगे, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ है डूंगरपुर। अपन डूंगरपुर के ही है तो अपने ज़िले के बारे में ज़रूर याद रखना है। डूंगरपुर कौन से में आएगा? 4B में आएगा। बांसवाड़ा हमारे पड़ोसी, वो भी 4B में आएंगे। और 5वें भाग की बात करें, अंतिम भाग, तो 5वां भाग है वह आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भी कहा जाता है और इस मैदानी के साथ साथ इसको कभी कभी पठारी भाग भी कहा जाता है। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी या पठारी क्षेत्र, और इसमें जितना भी हड़ौती है वो पूरा आ जाएगा। कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, और झालावाड़ के बाद बारा, और बारा के साथ है बूंदी। तो कुल मिला के कितने कृषि जलवायु प्रदेश हो गए? 3A से संबंधित, 2AB, 3AB, 4AB और 5वां 1। 3 + 2 5, 2 7, 8 9 और 1 10। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया? 10 में। जबकि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है वो भी अपन ने पढ़ लिया, 15 है। अब बात करें अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कृषि फसलें। कृषि फसलें कितने प्रकार की होती है? ये वर्गीकरण आपको लगभग याद ही है। कृषि फसलों के प्रकार की बात करें तो लगभग ऐसी 3 वर्गीकरण हैं जो पूरे भारत में चलते हैं, और ये 3 वर्गीकरण हैं यही है। सबसे पहला है खरीफ की फसल, खरीफ के बाद दूसरा आता है रबी की फसल, और रबी की फसल के बाद तीसरा आता है जायद की फसल। ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है, खरीफ, रबी और जायद। इनका नाम कैसे पड़ा तो समझ लें।
जितनी भी मानसून आधारित फसलें हैं वह सभी के सभी फसलें खरीफ की श्रेणी में आती है। जितनी भी सिंचाई आधारित फसलें हैं, यानी कि सिंचाई की आवश्यकता रहती है, तो जितनी भी सिंचाई आधारित फसलें हैं वह सब रबी में आती है। और सिंचाई के बाद अगर अतिरिक्त जल उपलब्ध हो, अतिरिक्त जल उपलब्धता के आधार पर जो फसलें की जाती है वह जायद की फसलें कहलाती है। तो खरीफ, रबी और जायद, ये तीन भाग कर दिए। इन तीनों को आगे क्या क्या नाम दिया गया समझे। ये वर्षा आधारित होती है, मानसून आधारित, ये सिंचाई आधारित और ये अतिरिक्त जल आधारित होती है। यह फसलें कब बोई जाती है? तो जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई, मानसून का आगमन जब हो जाए तो जून जुलाई में इनको बोया जाता है और लगभग अक्टूबर या नवंबर में इसको काटा जाता है। तो जून जुलाई में जो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो काटी जाती है, खरीफ की फसलें हैं। जैसे ही खरीफ ख़त्म हुआ, रबी का सीज़न शुरू होता है। तो जिनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है और जिनको मार्च या अप्रैल तक काट दिया जाता है, वह सभी फसलें हैं वह रबी की श्रेणी में आती है। और तीसरा है ऐसी फसलें जो फरवरी या मार्च के अंतिम सप्ताह तक बोई जाए और वर्षा ऋतु के आगमन तक, यानी कि जून का प्रथम सप्ताह है, उस जून के प्रथम सप्ताह तक काट ली जाए, तो वह जायद की फसलें कहलाती है। अब इनका नाम कैसे दिया गया है, राजस्थान में उनको ध्यान रखना है। दो नामों का मैं बात करूँगा। यह लगभग दीपावली के टाइम है, दीपावली के पहले और ये दीपावली के पीछे हो गई। तो दीपावली से पहले और दीपावली के बाद, दीपावली से जो पहले फसलें होती है उनको नाम दिया गया है अगेती, और दीपावली के बाद जो फसलें होती है उनको नाम दिया गया है पछेती। तो ये अगेती हो गया और ये नाम हो गया पछेती। लेकिन इनके कुछ सामान्य नाम हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। कौन कौन से सामान्य नाम हैं? तो इनको कहा जाता है सावणु। खरीफ की फसलों को सावणु के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको सियालू भी कहा जाता है। काटने के आधार पर ही नाम सबसे ज़्यादा प्रभावी माने गए हैं। इनको सियालू कहा जाता है। जब इनका काटने का समय आता है मार्च और अप्रैल, तो उसे हमारी भाषा में ओनारा कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है उनालू। तो सियालू और उनालू दोनों ही याद रखने हैं। लेकिन खरीफ के लिए एक नाम और प्रयुक्त होता है, वह है सावणु। तो इतनी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अपन वर्गीकरण करें कि कौन सी खरीफ की है, कौन सी रबी की है और कौन सी है वह जायद की है। तो एक एक बात की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करें खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। खरीफ के बाद दूसरी है रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, और रबी के बाद तीसरी बात करेंगे अपन जायद की फसलें ऐसी कौन कौन सी है। तो रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले बात करें खरीफ में, तो पहले खाद्यान्न की बात कर ले अपन। तीन भागों में बांट देते हैं। एक तो है खाद्यान्न। खरीफ में कौन कौन से खाद्यान्न होते हैं, खरीफ में कौन कौन से दलहन होते हैं, और खरीफ में ही कौन कौन से तिलहन होते हैं। ये अपन वर्गीकरण कर रहे हैं केवल खरीफ का। तो ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। खरीफ के अंदर तीन भागों के अनुसार पढ़ेंगे अपन। खरीफ में कौन कौन से खाद्यान्न, खरीफ में कौन कौन से दलहन और खरीफ में कौन कौन से तिलहन होते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न की बात करें तो खरीफ में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न है चावल। चावल पे भी अपन बात करेंगे। चावल के बाद दूसरा आता है ज्वार। ज्वार भी खरीफ की श्रेणी में आता है। ज्वार के बाद तीसरा आता है बाजरा, और बाजरा के बाद चौथे नंबर पर आता है मक्का। ये खाद्यान्न प्रमुख हैं, वह कहीं न कहीं खरीफ में ही आते हैं। अब चावल की बात करें तो चावल के लिए मैं तीन नाम प्रयोग में लूँगा। एक तो है अमन, अमन के बाद एक आता है ओस और एक आता है बोरो। अमन, ओस और बोरो का क्या अर्थ है वो समझ लें। पूरे भारत में चावल की बात करें तो चावल तीनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में जो चावल उगाया जाता है वह अमन कहलाता है। शीत ऋतु में जो चावल उगाया जाता है वह ओस के नाम से प्रसिद्ध है, और जो ग्रीष्म ऋतु में चावल उगाया जाता है वह बोरो के नाम से प्रसिद्ध है।
मतलब चावल तीनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है, फिर भी 90% चावल का उत्पादन है वह अमन के रूप में होता है, यानी कि खरीफ की फसल में इसको गिना जाता है। अब दूसरी बात करें अपन दलहन की, कौन कौन से दलहन हैं जो खरीफ में उगाई जाती है? तो सभी दालें, जितनी भी दालें हैं वह कहीं न कहीं खरीफ की फसलों में आती है। चना और मसूर को छोड़ दे तो एक तो आता है उड़द, खरीफ की फसल है। मूंग, ये भी प्रमुख दाल है, खरीफ की फसल है। अरहर, अरहर भी खरीफ की फसल है। और इसके बाद आता है मोठ। तो ये सभी दालें कह सकते हैं अपन, जितनी भी दालें हैं, कौन कौन सी, चना और मसूर को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी दालें हैं वह कहीं न कहीं खरीफ में आती है। तिलहन की बात करें तो मूंगफली, मूंगफली खरीफ की फसल है। तिल, तिल भी खरीफ की फसल है। सोयाबीन, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। और अरंडी की बात करें अपन तो अरंडी भी खरीफ की ही फसल है। और अरंडी के बारे में कहा जाता है सर्वाधिक तेल किससे, तेल की मात्रा किसमें होती है? अरंडी में होती है, जबकि सोयाबीन के तेल में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। तो इनकी बात करें तो इतनी चीज़ें हैं वह तिलहन में आएंगी। और कुछ नकदी फसलों की बात करें, नकदी फसलें, तो नकदी फसलें कौन कौन सी जो खरीफ में उगाई जाती है? तो कपास और गन्ना, कपास भी खरीफ की श्रेणी में आएगा और गन्ना है वह भी खरीफ की श्रेणी में आएगा। तो नकदी फसलों में कपास और गन्ना है वह खरीफ में आएंगे। तो आपको ये वर्गीकरण याद रखना है, खाद्यान्न में कौन सा है, दलहन में कौन सा है और तिलहन में कौन सा है। रबी के वर्गीकरण में अपन चले तो रबी का वर्गीकरण भी आपको ऐसे ही याद रखना है, 3 तरीकों में बांटकर रबी में कौन कौन से खाद्यान्न होते हैं। रबी की फसल में, खरीफ की फसल में, रबी की फसल में उगने वाले खाद्यान्न। दलहन कौन कौन से हैं। तिलहन की बात करेंगे अपन तो तिलहन कौन कौन से हैं। और तिलहन के बाद जितने भी मसाले हैं वह सब मसाले कहाँ उगाए जाते हैं? रबी में ही उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले खाद्यान्न की बात करें तो रबी की फसल के रूप में कौन कौन से खाद्यान्न हैं? तो एक तो आएगा आपका जौ के बाद दूसरा आएगा गेहूँ, गेहूँ के बाद है मटर। दलहन में बात करें तो मैंने कहा था 2 दालों को छोड़कर सभी दालें खरीफ में उगाई जाती है, चना और मसूर, ये दोनों खरीफ में आएंगी। तिलहन की बात करें ऐसे कौन कौन से तिलहन हैं? तो सरसों रबी में, सरसों के बाद है तारामीरा और तारामीरा के बाद है अलसी। सरसों, तारामीरा और अलसी और इसके साथ ही मसाले, जितने भी संपूर्ण मसाले हैं वह किस में आएंगी? रबी में। और अधिकतर दालें हैं, सिर्फ 2 को छोड़ दे, चना और मसूर, तो अधिकतर दालें हैं, दलहन है वो खरीफ में है, चना मसूर है वो रबी में आते हैं। जितने भी मसाले हैं, संपूर्ण मसाले हैं, वह कौन सी श्रेणी में आएंगे? रबी में आएंगे। इसके अलावा धनिया मसाला ही है एक तरह से, धनिया रबी की फसल है। धनिया के साथ मेथी, मेथी के बाद आता है जीरा। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही तीनों किसकी फसल है? रबी की फसल है। अब जायद की बात करें तो जायद में जितनी भी बेलदार, जायद की बात करें तो जितनी भी बेलदार फसलें हैं, बेल पे उगती है, वह सब जायद है। लेकिन कुछ यहाँ लिख देता हूँ, तरबूज, ककड़ी, तरबूज, ककड़ी या जितनी भी सब्जियाँ हैं ये सब किस में आएंगे? जायद में आएंगे। ठीक है, तो ये फसलों का वर्गीकरण हो गया, कौन कौन सी फसल है वो कौन कौन से प्रकार में उगती है, खरीफ, रबी या जो भी आपको याद रखना है। अब राजस्थान के कुछ ट्रेंड की बात करें तो कौन सी फसल जिसकी सर्वाधिक बुवाई होती है? सर्वाधिक बुवाई, सर्वाधिक बुवाई किसकी होती है? सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? और नंबर 1 जिला कौन सा है उसके उत्पादन में? कम से कम ये लगभग एक टेबल आपको याद रखनी है। फसल की बात करें, फसल का मतलब ओवरऑल खाद्यान्न वद्यान्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है कहाँ पे? तो सबसे पहले बात करें अपन खाद्यान्न की, खाद्यान्न के बाद अपन दूसरे नंबर पे बात करेंगे दलहन की।
दलहन के बाद तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन तिलहन की। तिलहन के बाद आगे बात करेंगे सब्जियां। सब्जियों के बाद बात करेंगे अपन फल, और फल के बाद बात करेंगे अपन मसाले। ये अक्सर परीक्षा में इस टेबल से एक आध प्रश्न आ जाता है। सर्वाधिक खाद्यान्न की बुआई, कौन सा खाद्यान्न है जिसकी सर्वाधिक बुआई होती है, कौन सा खाद्यान्न दलहन है जिसकी सर्वाधिक बुआई होती है, कौन सा तिलहन है जिसकी सर्वाधिक बुआई होती है, सब्जियां, फल और मसाले। यहाँ पे इसका कोई उद्देश्य नहीं है इन तीनों का, सब्जियां, फल। लेकिन खाद्यान्न की बात करें तो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, बाजरा है। लेकिन उत्पादन किसका होता है, गेहूं का होता है। सर्वाधिक दलहन, सर्वाधिक बुआई मोट की होती है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, चने का होता है। सर्वाधिक तिलहन, बोया जाने वाला तिलहन सरसों है, और उत्पादन भी किसका होता है, सरसों का ही होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है, लेकिन उत्पादन में गेहूं आगे है। सर्वाधिक बोया जाने वाला दलहन मोट है, लेकिन चना है वो उत्पादन में आगे है। सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन सरसों है, और उत्पादन में भी कौन सा आएगा, सरसों आएगा। इन सब के जिले आपको क्रमानुसार याद रखने हैं। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है अलवर में। ओवरऑल है ना, जितने भी खाद्यान्न, या बाजरा और गेहूं की बात नहीं की जा रही है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न अलवर में। अलवर के बाद दूसरी बात करें सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा दलहन होता है जयपुर में, और सबसे ज़्यादा तिलहन होता है बारां में। सबसे ज़्यादा सरसों नहीं, सबसे ज़्यादा तिलहन की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सब्जियां कौन से ज़िले में उगाई जाती है, तो सब्जियों में नंबर 1 ज़िला जयपुर है। सबसे ज़्यादा फल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फल है वह गंगानगर में उगाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मसालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मसालों का बारां में होता है। आज अपन ने फसलों का वर्गीकरण किया, सर्वाधिक खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और मसाले के उत्पादन की बात की। इसी क्लास को कल कैरी ऑन करेंगे। एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।